आइंस्टीन ने डेवलप किया था, लेकिन 1900 में मतलब 16 साल पहले प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो फोटॉन की एनर्जी डेंसिटी होती है उसका एक फार्मूला निकाला था। और वो फार्मूला कैसे था? इन दोनों इक्वेशन को आइंस्टीन इक्वेशंस कहा जाता है। इनको हम आइंस्टीन्स इक्वेशन कहते हैं। इस प्रोसेस रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यू कैन से, उससे जुड़ा हुआ कोफिशिएंट है, और ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जुड़ा हुआ कंडीशन या कोहेरेंट कंडीशन हम सामान्य जीवन में अपने लाइट सोर्सेस में क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन सजेस्ट कर रही है कि सामान्य ऑप्टिकल रीजन में सामान्य रूप से जो ऑप्टिकल सोर्सेस का टेम्परेचर होता है। हेलो, सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पिछले लेक्चर्स के हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि आइंस्टीन के ए और बी कोफिशिएंट्स क्या थे और कैसे उनके बीच में रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आइंस्टीन इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि इन ए और बी कोफिशिएंट के इंटर रिलेशन से जुड़ी हुई इक्वेशन होती है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा है, पिछली क्लास में आपने देखा है कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जो हम एटॉमिक लेवल्स के बीच में देख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक हमने कहा कि एक ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी E0 है, हमने एक एक्साइटेड स्टेट की बात की, हमने एक मेटास्टेबल स्टेट की बात की। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट को E1 कहें, एक्साइटेड स्टेट को E2 कहें, तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के एनर्जी लेवल हैं। ग्राउंड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, मतलब ये एटम की जो प्राकृतिक रूप से जो उसकी एनर्जी है उसको बिलोंग करती है। तो एटम अपनी प्राकृतिक एनर्जी के साथ जितने चाहे उतने लंबे समय तक रह सकता है। तो ग्राउंड स्टेट को हम स्टेबल स्टेट कहते हैं। स्टेबल स्टेट मतलब होती है वो अवस्था जिसमें कोई सिस्टम कितने भी समय तक रहना चाहे रह सकता है। जो उसकी मूल अवस्था है उसको हम उसकी स्टेबल स्टेट कहते हैं। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁸ सेकेंड के बाद उसको रहने के लिए अलाउ नहीं होगा। आइंस्टीन ने एक तीसरी तरह की स्टेट की परिकल्पना की थी जिसको मेटास्टेबल स्टेट कहा था, और इस स्टेट की खास बात ये थी कि इसकी लाइफ टाइम जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है इससे कई गुना ज़्यादा, करीब लाख गुना ज़्यादा होती है। तो एटम अगर एक्साइटेड स्टेट पहुंचा है तो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद उसको E1 में आना ही आना है। उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसको वापस से आएगा। लेकिन अगर वो एटम मेटास्टेबल स्टेट में आ गया है तो यहाँ पर वो रह सकता है। उसके ऊपर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि उसको तुरंत ही ग्राउंड स्टेट में आकर के वापस कूदना है। उसके बाद एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसको अगर हम बाहर से एनर्जी दे दें, मान लीजिए फोटोन दे दिया, इतना फोटोन दिया कि वो इस E2 E1 E0 एनर्जी के बीच का है, तो ये एटम एक्साइट होकर के कहाँ पहुँचेगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पहुँचेगा। इस घटना को जिसमें कि हम बाहर से एनर्जी दे करके एटम को किसी हायर एनर्जी लेवल में भेजते हैं, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं और एटम जो है वो एक्साइट होकर के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद जब एटम यहाँ से अपने आप अपना लाइफ टाइम पूरा होने के बाद जब नीचे कूदता है, तो जब वो नीचे कूदेगा तो मान लो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है तो यहाँ आकर के रुकेगा। इस दौरान जो प्रोसेस हो रहा होगा इसे कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस। क्योंकि ये वापस आ रहा है तो फोटोन बाहर निकलेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एमिशन। तो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये वाला क्या था? दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन आया उसको एब्जॉर्ब करके, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम गया। दिस इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिर क्या होगा? मेटास्टेबल स्टेट में ये एटम इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट उनको बता रहा है कि यहाँ आप लंबे समय तक, कंपैरेटिवली लंबे समय तक रह सकते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसे में एक फोटोन यहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा? इन एटम को नीचे की तरफ जंप करा देगा। एटम जंप करेंगे तो जो फोटोन आया, जिसने जंप कराया, वो भी बाहर रहेगा और साथ ही साथ आपका एक फोटोन और निकलेगा। तो अगर इस तरह से बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे? इन सारे एटमों को जो कि यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी का इंतजार करने का मतलब 10⁻³ सेकेंड मान लो लाइफ टाइम है, उसका पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे एटम वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे और जो फोटोन आ रहा है उसके साथ इनके कूदने से जो फोटोन है, इस तरह से फोटोनों की एक पूरी बाढ़ आ जाएगी। ऑल ऑफ सडन बहुत सारे फोटोन एक साथ एक दिशा में निकलेंगे एंड दिस
यूनिफाइड प्रोसेस, ये जो एक कलेक्टिव प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था उसमें भी आने वाले फोटोन जिम्मेदार थे, और यहाँ जो स्टिमुलेटेड एमिशन है इसमें भी आने वाले फोटोन और साथ साथ जो मेटा स्टेबल स्टेट में फोटोनों की जो क्राउड है, वो पॉपुलेशन है, वो जिम्मेदार है। तो ये था हमारा पूरा लेज़र का एक प्रोसेस जो कि हो रहा होता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ही बेसिक मूल रूप से लेजिक एक्शन है, मतलब लेज़र जो निकल रही है वो यही वाले फोटोन होते हैं जो एक साथ एक जैसे एक ही समय में निकलते हैं। अब हम इनकी मैथमेटिक्स करना शुरू करते हैं। तो बारी बारी से हम इन तीनों प्रोसेसेस को एक के बाद एक हम इनको पढ़ेंगे, इनकी मैथमेटिक्स को देखेंगे और फिर उनके बीच में इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे पास सबसे पहले हम दो एनर्जी लेवल की बात करें। मान लीजिए हमारे पास एक एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट है, हमारे पास एक एनर्जी लेवल मेटा स्टेबल स्टेट है। सीधे मेटा स्टेबल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एटम है, ये एटम है, इस एटम को बाहर से फोटोन की एनर्जी मिले, कितनी एनर्जी मिले इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में। तो इन दोनों एनर्जी लेवल का अंतर कितना है, E1 माइनस E0। तो आपके जो फोटोन आ रहा है, जिधर से फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी E1 माइनस E0 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आने वाला फोटोन जिसकी एनर्जी इस वैल्यू के बराबर है तो वो क्या होगा, वो ये एटम एब्जॉर्ब कर लेगा और एटम एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है, कितने एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है। सीधे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे एटम हैं, अगर हम जो सिस्टम ले रहे हैं उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटम हैं, सब ग्राउंड स्टेट में पड़े आपने सामान्य अवस्था में, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे एटम हैं तो जाहिर सी बात है उनको हम एक्साइट कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है, मान लो N1 है, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास पहली बात तो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पर कहेंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो स्टिमुलेटेड एमिशन किसके प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो N1 के प्रोपोर्शन है, विच इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन मैं कह रहा हूँ, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कितने एटम ओरिजिनली ग्राउंड स्टेट में थे, और एब्जॉर्प्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो इसके ऊपर फोटोन भेज रहे हो उनकी पर यूनिट कितनी डेंसिटी है। तो अगर हम बहुत सारे फोटोन भेज रहे हैं इस एनर्जी के, तो बहुत सारे फोटोन बहुत सारे एटमों को एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फोटोन को एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो खूब सारा हो रहा है। तो कुल मिला के आपको ये पता चला कि जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। एक तो शुरुआती नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने चाहिए, दूसरा जो एनर्जी डेंसिटी वहाँ पर गिर रही है, जो एनर्जी वैल्यू वहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ फोटोन गिर रहे हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए हमने क्या निकाला, रेट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की क्या हो गया, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे b, यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाएंगे b जो कि आपको क्या कर रहा है, इसको ऐसा एक मिनट इसको हम ऐसा कह दें, इवन हम वही नोटेशन यूज करना चाह रहे हैं तो जनरली इस नोटेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड E1, दिस इज़ कॉल्ड E2, ठीक है। ये एक तरह से हम जो नोटबुक की नोटेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 1 से 2 ले जा रहे हैं तो B12 हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा और जाएगा N1 U न्यू। हाँ, यहाँ N1 ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम है उनके लिए बता रहा है। तो जो हमारे पास
क्या निकल के आया, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन इस इक्वेशन के ऊपर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर b क्या है, B12 इज कोफिशिएंट, इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी, अब क्या हुआ, मान लो हमारे पास बहुत सारे एटम यहाँ पहुँच गए, हमारे पास जो एटम है वो हायर स्टेट में चले गए हैं। अब हम एक और प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा मेटास्टेबल स्टेट है। भाई स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये नहीं मानेंगे कि ये हमारा मेटास्टेबल स्टेट है। तो हम क्या मानेंगे, मान लो ये E2 जो है हमारा नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। तो हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन बाहर कब निकलेंगे, वो तब निकलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एटम हैं वो एक्साइट होकर के इस एनर्जी लेवल E2 में जाएंगे। जब ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा नीचे भी आएंगे। मतलब यहाँ जितने ज़्यादा एटम पहुँचेंगे उतना ज़्यादा वो जल्दी से कूदेंगे अपने आप। मतलब ये नहीं कि इंतज़ार करेंगे, एक गया फिर कूदा, फिर एक गया फिर एक कूदा, 2 गए कूदे, 3 गए कूदे, फिर एक गया कूदा, इस तरह से कूद रहे होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर E2 जो है इज़ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, अगर वो मेटास्टेबल नहीं है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, अगर वो एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, तो जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट होगा, वो किसके प्रोपोर्शन होगा, कितने सारे एटम आपके इस एनर्जी स्टेट E2 में है। तो मान ले वो संख्या है N2। तो इसका मतलब है आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज, अब एक कांस्टेंट लग जाएगा ए कांस्टेंट किन एनर्जी लेवल के बीच में है, क्योंकि एटम यहाँ से यहाँ जंप करेगा 2 से 1, तो जाएगा 2 से 1 इंटू N2। तो यहाँ पर A21 क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये है भाई हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का इक्वेशन। ठीक है, मान ले इसको इक्वेशन नंबर 2 है। लेट मी जस्ट रीएडजस्ट द कैमरा। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी प्रोसेस को पढ़ लिया, पहले प्रोसेस को हमने पढ़ लिया, अब हम तीसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रोसेस जो होगा वो हमारा कौन सा है, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए शर्त बदल जाएगी। स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हम ये मानेंगे कि हमारा जो ये एनर्जी स्टेट है E2, इसका नाम E2 ही रखेंगे, ये एक मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट है तो इसके अंदर मान लो N2 एटम्स हैं जो कि यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन ये रुके हुए हैं, अभी कुछ नहीं होगा, इनको बाहर से एक फोटोन की आवश्यकता होगी जो इनको स्टिमुलेट करेगा कि भाई सब एक साथ ग्राउंड स्टेट पे जंप करो। तो यानी कि इधर से आपको एक फोटोन की आवश्यकता होगी, और जितने ज़्यादा फोटोन होंगे, मतलब उनकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना बढ़ेगी कि सारे एटम जो इंतज़ार कर रहे हैं ये अपना इंतज़ार ख़त्म करके इस बाहर से आने वाले फोटोन के प्रभाव में जंप कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो डिपेंड करेगा कितने सारे एटम हैं जो यहाँ एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो फोटोन इस पे आने वाले हैं, जो फोटोन इन पे टकराएंगे, उन फोटोनों की पर यूनिट वॉल्यूम कितनी संख्या, यानी डेंसिटी कितनी है। तो हम देखेंगे कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो एनर्जी स्टेट यानी E2 के अंदर जो मौजूद एटम हैं उनकी संख्या और उनके ऊपर उस फोटोन की डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहे हैं, जो कि इनको जंप करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इस तरह से रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये क्या हो जाएगा भाई,
रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का रोल आया है तो वहाँ हम कोफिशिएंट B लिखेंगे, और ये 2 से 1 की तरफ हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 1 N2 U न्यू। इस तरह से यहाँ B21 क्या है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आपने 3 तरह की चीज़ें पढ़ ली, ये है एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, ये आपके एमिशन की बात हो गई स्पॉन्टेनियस, ये आपके एमिशन की बात हो गई, आपके एमिशन की बात कौन से, जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस से हो रहा है। अब एक सीधी सी बात है भाई, जितने एटम हैं, जितने एटम को जो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट होंगे वही एटम तो वापस से ग्राउंड में आएंगे, यानी जिस रफ्तार से हम यहाँ से एटम ऊपर भेज रहे हैं, हम उसी रफ्तार से ही हद से हद एटमों के नीचे आने की बात सोच सकते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम बहुत धीमी धीमी रफ्तार से एटम ऊपर भेज रहे हैं और बहुत तेज़ी से एटम नीचे आएंगे। भाई एटमों की संख्या तो फिक्स है सिस्टम के अंदर, एटम अपने आप बढ़ नहीं रहे हैं और ना अपने आप वो गायब हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर हम कहेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, यही वो मूल कंडीशन थी जिसके तहत आइंस्टीन ने ये इक्वेशन डेवलप की थी। तो अंडर द इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड absorption must be equal to rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission। देखो भाई, लेफ्ट साइड में हमारे पास एब्जॉर्प्शन की बात है और राइट साइड में जो 2 तरह के एमिशन होते हैं उनको हमने जोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा B12N1 U न्यू। ये क्या दिखा रहा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी ये सारी बात हो जाएगी बराबर स्पॉन्टेनियस एमिशन A21N2 प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन B21N2 U न्यू। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, मास्टर इक्वेशन ये हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, न्यू वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे। तो हमने U न्यू कॉमन ले लिया और हमारे पास जो टर्म आया वो कितना है, B12N1 माइनस B21N2 बराबर A21N2। ठीक है ना, इसको इधर ले गए और ये न्यू कॉमन ले लिया। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी फोटोन की U न्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, A21N2 बटे B12N1 माइनस B21N2, ये हो गया हमारे पास। अब ऐसा करें, N2 हमें खटक रहा है तो हम N2 को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A21N2 अपॉन N2 बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा B12N1 बटे N2 माइनस B21, ये हो गया हमारे पास। N2 कैंसिल हो गया। ठीक है, चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो डेंसिटी वाली मामला है वो ऐसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, A21 है तो ऐसा करते हैं B21 भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने B21 बाहर निकाला, ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास 2 टर्म आ जाएंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, B12 अपॉन B21। देखो जब आप B21 बाहर निकालोगे तो यहाँ वो डिवाइड में आ जाएगा, साथ ही साथ N1 बटे N2 इज़ माइनस 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करें कि हम इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ले ले, हम इसको लिख ले A21 अपॉन B21 बटे B12 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई N1 N2 माइनस 1। ये हमारे पास एक कलेक्टिव किस्म की इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहें तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब यहाँ पर आइंस्टीन एक बात यहाँ पर कहते हैं, देखो ऐसा होता है कि दुनिया में जितने भी तरह के पार्टिकल हैं उनको हम 2 हिस्सों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। उनको हम क्लासिकल पार्टिकल कह सकते हैं
उनको हम क्वांटम पार्टिकल कह सकते हैं। मूल रूप से जो क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल होते हैं, ये अपनी कितनी एनर्जी रखेंगे, किस तरह से एनर्जी का इनका बंटवारा होगा, सबकी एनर्जी बराबर नहीं होगी। अगर एक समूह ले रखा है आपने क्लासिकल पार्टिकल से, गैस मॉलिक्यूल हैं, इस तरह के जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे तो सारे के सारे जो गैस चैम्बर के अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं वो सब बराबर एनर्जी नहीं रखते हैं। उनकी एनर्जी में बंटवारा होता है, कुछ होते बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, कुछ होते बहुत कम एनर्जी के होते हैं, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझाते हैं। उसकी एक पूरी मैथमेटिक्स है जो कहती है कि अगर आप किसी गैस चैम्बर को गर्म करोगे तो ये मत उम्मीद रखो कि उस गैस चैम्बर के अंदर अगर 10 करोड़ मॉलिक्यूल हैं या 1 अरब मॉलिक्यूल हैं तो सारे के सारे 1 अरब मॉलिक्यूलों की एनर्जी बराबर होगी, उनकी वेलोसिटी बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बाकी की तुलना में बहुत कम होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा बहुत कम से बीच के होंगे। तो ये जो पूरा बंटवारा होता है ये एक डायग्राम से, एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व कहते हैं। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्मल फिजिक्स का एक बहुत ही वेल नोन, बहुचर्चित आपका एक रिजल्ट है। आइंस्टीन एक बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जानकार थे, बेहद गूढ़ी थर्मल फिजिक्स के जानकार थे, उनको ये नियम मालूम था। बस अब वो इसी नियम को, जो कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे ये सारी बात कही जा रही थी, तो आइंस्टीन ने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे ये जो पूरा एटॉमिक सिस्टम जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम लागू होगा। और उस हिसाब से, उसी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जो n1 बटे n2 है इसको लिखा जा सकता है e की पावर e2 माइनस e1 बटे k टाइम t, जहाँ t जो होता है वो केल्विन में टेम्परेचर होता है, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, e2 माइनस e1, ये जो n2 क्या है, नंबर ऑफ एटम जो एनर्जी स्टेट E2 में है, N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम जो एनर्जी स्टेट E1 में है। तो E2 माइनस E1 जो है, इस फॉर्मूले से आपका N1 बटे N2 की फॉर्मूला आ जाएगा। असल में E2 माइनस E1 क्या है, इन ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दे, यहाँ कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ देखो इस फॉर्मूले में हमने कहा था अगर ये E2 है, ये E1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, h न्यू की। एक फोटोन की एनर्जी इन्हीं ऊर्जा स्तरों की एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एज E2 माइनस E1 इज h न्यू, सो हम लिख सकते हैं N1 बटे N2 इज e की पावर h न्यू बटे kt। सो इक्वेशन 4 becomes, ये हो जाएगा A21 B21 B12 B21 e की पावर h न्यू बाई kt माइनस 1। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो जो फोटोन है उनकी डेंसिटी इस तरह के फॉर्मूले से लिखी जा रही है। अब ये जो फॉर्मूला आया था, मैं फिर से कह रहा हूँ 1916 में ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने डेवलप किया था, लेकिन 1900 में, मतलब 16 साल पहले, प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो फोटोन की एनर्जी डेंसिटी होती है उसका एक फॉर्मूला निकाला था। और वो फॉर्मूला कैसे था, को यहाँ आप लिखेंगे इन 1900 प्लांक derived a relation E u nu is equal to 8 pi h nu cube upon c cube 1 upon e की पावर h nu by kt minus 1। ये 16 साल पुराना प्लांक का फॉर्मूला था और वो एक बहुत बड़ी थ्योरी थी। हम ऐसा कह सकते हैं प्लांक की जो थ्योरी है उसने नए तरह की फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी थी। तो जो कुछ भी हम बदलाव देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 1900 के उस प्लांक के पेपर से हुई थी और उसका ये फार्मूला दुनिया के बेहद
महत्वपूर्ण फार्मूलों में से एक माना जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण फार्मूला 16 साल बाद आइंस्टीन एक दूसरी अप्रोच से निकाल रहे हैं। क्या आप इन दोनों के बीच में अंतर देख पा रहे हैं? अंतर तो नहीं, समानता देख पा रहे हैं। देखनी चाहिए आपको समानता। जहाँ A21/B21 है वहाँ पर ये पूरा फैक्टर है, और जहाँ पर B21/B12 है जो कि एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कौन है? 1 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में आपसी तुलना करें, तुलनात्मक इसमें हम कंपैरिजन करें, सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि जो A21 है और जो B21 है उसकी वैल्यू 8πh न्यू क्यूब बाई c क्यूब के बराबर होती है। आई होप दिस इज द, आई एम नॉट गलत, हाँ ठीक यही है। मुझे थोड़ा सा डाउट था, ऐसा तो नहीं कि न्यू सी मैंने स्विच कर दिया, बट आई वॉज करेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ B12 अपॉन B21 ये किसके बराबर है? 1 के। यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो B12 होता है, B21 होता है, ये आपस में 1, मतलब ये बराबर है, मान लो वो B है, कोई टर्म कोई कांस्टेंट, दोनों बराबर, तो मान लो B के बराबर है। तो इस तरह से हम इक्वेशन पाते हैं। इन इक्वेशंस को, इसको अगर हम नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, इन दोनों इक्वेशन को आइंस्टीन इक्वेशंस कहा जाता है। इनको हम आइंस्टीन्स इक्वेशन कहते हैं। एक चीज अगर यहाँ से एक बात हम क्या देख सकते हैं, मुझे ज़रा चेक करना पड़ेगा। हाँ चलो आगे हम एक चीज़ और देख सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कहलाती है? आइंस्टीन्स इक्वेशन कहलाती है। अब जरा एक चीज़ देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से जरा इसको देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, इसको हटा दें। इक्वेशन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में आप ऐसा सोचो कि ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि B12 और B21 बराबर है तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हट गया। अब जब ये हट गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। e की पावर h न्यू बटे KT माइनस 1 इधर ले आए, और ये हो जाएगा A21 B21 u न्यू, ये आ जाएगा इस तरह से। इसको इस तरह से ले गए हैं। अब हम कुछ डाटा लेते हैं। लेट मी राइट समथिंग। सपोज हमारे पास एक ऑप्टिकल सोर्स की हम बात करें, तो अगर हम एक ऑप्टिकल सोर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल सोर्स कहने का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सोर्स कहने का मतलब है वो सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ऑप्टिकल रीजन में आती है। मोटे मोटे तौर पर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब विबग्योर का वायलेट से लेकर के विबग्योर के रेड तक की जो वेवलेंथ होती है उसको हम ऑप्टिकल रीजन कहते हैं। तो अगर हमने मान लें फॉर ऑप्टिकल सोर्स, अगर हमारे पास वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है और टेम्परेचर जो है वो हमने कितना मान लिया? मान लो हमने नॉर्मल ऑप्टिकल सोर्स है, और नॉर्मल ऑप्टिकल सोर्स है मान लो जिसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है। आपको लगेगा 1000 केल्विन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर को 300 केल्विन कहते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कुछ है तो इसका मतलब होता है 300 केल्विन। और अगर कोई चीज़ 270 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर उस हिसाब से आप उसमें उसको 273 में उसको जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल 1000 केल्विन इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो जब हम ये सब करेंगे, जब हम 1000 केल्विन का सोर्स ले रहे हैं, और या हम एक तरह से कोई इंटेंस सोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या आएगा? ऐसे स्थिति में जो A21 अपॉन इसकी बात कर रहे हैं A21 अपॉन B21 u न्यू है, इसकी वैल्यू आती है करीब 10 टू पावर 20, आई थिंक 10 टू पावर 10 या 10 टू पावर 10 आती है। इसकी वैल्यू 10 टू पावर 10 आएगी। अब सवाल है ये बता क्या रहा है भाई? ये जो प्रोसेस है ये क्या बता रहा है? इस नंबर से हमने क्या अंदाज़ा लगा लिया? तो ज़रा समझो।
व्हाट इज A21? याद करो A21 क्या था? A21 था स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस, है ना, 2 से 1 आने के लिए। और B21 क्या था? ये था स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। तो बेसिकली A21 अपॉन B21 जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यू कैन से, उससे जुड़ा हुआ कोफिशिएंट है, और ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जुड़ा हुआ कोफिशिएंट है। तो ये कह रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं हो जाएगा A21 अपॉन यू न्यू जिस सम वैल्यू एट सम टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 टाइम B21, या इसको ऐसे कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस इज 10 to power 10 times larger than stimulated emission process. ओके, तो मतलब अगर हम इस तरह की डायग्राम, इस तरह के डाटा ले रहे हैं, तो सामान्य जीवन में अगर हमारे पास इस तरह के सोर्स हैं या इसके इर्द गिर्द कोई सोर्स हैं, तो उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन इतने गुना ज़्यादा होने की संभावना होती है स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस से। इसी वजह से अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा तो लेजिक एक्शन नहीं होगा, और लेजिक एक्शन होने में यानी लेज़र के होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लेज़र प्रोसेस जो होता है कोहेरेंट होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आइटम जब एक साथ ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो बहुत कोहेरेंट तरीके से फोटोन बाहर निकलते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन या कोहेरेंट कंडीशन हम सामान्य जीवन में अपने लाइट सोर्सेस में क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन सजेस्ट कर रही है कि सामान्य ऑप्टिकल रीजन में समान रूप से जो ऑप्टिकल सोर्सेस का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो उस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की संभावना 10 की पावर 10 गुना ज़्यादा होती है। अब 10 टू पावर 10 बहुत बड़े संख्या, अरबों अरब करोड़ों करोड़, आप कह सकते हो कई 100 करोड़ गुना ज़्यादा होती है उसकी संभावना स्टिमुलेटेड एमिशन होने से। इसीलिए सामान्य रूप से हमारे जो नॉर्मल ऑप्टिकल सोर्सेस होते हैं जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिसमें मेटास्टेबल स्टेट नहीं होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और हमारी लाइट रेस इनकोहेरेंट होती है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। इसी क्वेश्चन से एक आउटकम हम इंसाइट निकाल के आते हैं, क्यों सामान्य ऑप्टिकल सोर्स जो होते हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं, जबकि लेज़र चूँकि उसके अंदर एक खास तरह का स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस डोमिनेट करता है, इसलिए उसमें लेजिक एक्शन कोहेरेंसी जो ज़्यादा होती है और वो एक खास तरह का बिहेवियर शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइंस्टीन इक्वेशंस एंड सम इंसाइट बाय that equation. Okay, so this is enough for this particular class. Have a nice day, take care, bye bye.